नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़, आपका जय जय सर। आज आपके समक्ष हिंदी माध्यम विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो यूपीएससी एस्पिरेंट फील कर रहा है वह लेके आया हूं। यूपीएससी नोटिफिकेशन जैसे आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है आपके सामने यूपीएससी का। यहां पे एग्जाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए जारी किया जा चुका है। और यहां पे आपके पास में जो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, पर इस नोटिफिकेशन में कई ऐसे बदलाव है, कई ऐसे अद्यतन या अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं जिनको लेकर के कई अभ्यर्थी प्रासंगिक तौर पे चिंतित है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि सर यहां पे अचानक से चाहे लाइव फोटो वाली बात हो, नियमों में बदलाव वाली बात हो, ओटीआर से यूआरएन की तरफ बढ़ने की आपके पास में बात हो, तो सर इन सब चीजों पे क्लैरिटी नहीं रहेगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा, फॉर्म कैसे फिल करेगा। और इस बार की चुनौतियां पिछले बार के पेपर अपडेशन की चुनौतियों से काफी भिन्न है। तो आइए इन तमाम कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इस डिस्कशन के माध्यम से, इस एक वीडियो के माध्यम से आपके फॉर्म फिलिंग के सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और एक एक स्टेप के माध्यम से सीखेंगे कि सर अकाउंट बनाने से लेकर के फॉर्म फाइनल सबमिशन तक कौन कौन से चरण में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे यूपीएससी नोटिफिकेशन, तो संघ लोक सेवा आयोग की ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसके होम पेज पे जाते ही व्हाट्स न्यू में देखेंगे तो आपको सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेतु 2026 हेतु नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन जो है आपके पास में, इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो कई सारी चीजें चेंज है। 2025 में जैसे आपके पास में वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आया था कि सर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, पर वहां पे आपके पास में रजिस्ट्रेशन जो हुआ करता था उसमें चीजों को चेंज कर सकते थे, ऑल्टर कर सकते थे। अब यहां पे बताया कि सर पूरा ये जो सिस्टम है इसको स्क्रैप कर दिया गया, ये आउटडेटेड है। इस बार जो 2026 में नया सिस्टम आया है दोस्तों, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया है कि पूरे एप्लीकेशन को चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। ये चार भाग कौन कौन से रहने वाले हैं, और यहां ओटीआर वाली व्यवस्था को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली व्यवस्था को बदल दिया गया है। और इस बार आपके पास में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन नंबर जो है आपके पास में एक नए सिक्योर्ड पोर्टल पे ही एंटायरली आपको दिखने वाला है। लाइव फोटो जैसी व्यवस्था की गई है कि सर एक फोटो तो आपको अपलोड करना रहेगा। और दूसरा है यूपीएससी स्वयं से भी आपसे कहेगा कि भैया मोबाइल से या लैपटॉप से या साइबर कैफे से जहां से भी फॉर्म भर रहे हो वहां से लाइव फोटो अपनी सबमिट कर दीजिए। तो यहां पे यूपीएससी भी देख रहा है आपके पास में कि भविष्य में जो वेरिफिकेशन होगा आपका प्रीलिम्स के समय में, उसके लिए सफिशिएंट डेटा उस तक पहुंचने वाला है। तो यहां पे ट्रिपल सिग्नेचर भी करवाया जा रहा है। ट्रिपल सिग्नेचर मतलब क्या हुआ, सिग्नेचर को यहां पे आपके पास में 3 बार करके देखने को, अपलोड द 3 सिग्नेचर टू प्रिवेंट द इम्पर्सनेशन। तो एक ही आदमी को 3 सिग्नेचर करना रहेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि सर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट तो नहीं है आपके पास में। और याद रखिएगा यहां पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। एक बार जो टाइम विंडो कंप्लीट हो गया उसके बाद में, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद में कोई करेक्शन नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन समय पे आपके पास में एग्जाम सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगर सही तरीके से साइन नहीं हुआ तो फिर और फंस जाओगे। तो मैंडेटरी सर्विस रेजिग्नेशन रूल से लेकर के आपके पास में सारे के सारे यूआरएन की व्यवस्था है, पूरी समझाऊंगा मैं आपको आज क्लास के अंतर्गत। ठीक है, ये वीडियो का मकसद है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो एक पेन है ना, जो मेरे बिहार के बच्चे, यूपी के हैं, राजस्थान के बच्चे, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं अभी वर्तमान में, जब से नोटिफिकेशन आया है कल से, तब से लेकर के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और हजारों मैसेजेस जो हैं वो टेलीग्राम के और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक आए। मैं आप लोगों का पेन बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी और विद्यार्थी रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं अच्छे से सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। चाहे आप फॉरेस्ट सर्विस की तरफ या सिविल सर्विस की तरफ एस्पायर कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन के अंतर्गत आपको यहां पे सीधा सीधा जाना है होम पेज यूपीएससी, और इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन जो है आपके पास में, पहले तो नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। इस उपरांत इस लिंक के ऊपर अपन को काम करना है। किस पे काम करना है दोस्तों, ये जो यहां पे लिंक है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कहां पहुंचने वाले, लिंक को क्लिक करेंगे तो ये यूपीएससी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई आपके पास में वह आपको शो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले देख लेंगे आप। डॉक्यूमेंट्स में सीधा बोला गया है आपके पास में कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन नहीं अपितु ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। मतलब कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर ऑफलाइन वाली व्यवस्था वो तो बहुत पहले से ही चेंज कर दी है। दूसरा यहां पे बोला गया है आपके पास में कि
4 मॉड्यूल्स आपको जो है फॉर्म फिलिंग में यूज करने हैं। 4 मॉड्यूल्स के अंतर्गत यहां पे सबसे पहला क्या है, अकाउंट बनाओ, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बनाओ, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, पहले डैफ होता था डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अब बोला कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, कैफ CAF भरवा रहा है इस बार। चौथा कह रहा है आपके पास में जब ये सारी चीजें हो जा रही है, अब आ रहा है एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म, है ना। तो यहां पे आपके पास में 4 चीजें जो है काफी डायनेमिक रहने वाली है। इन सब चीजों पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि चाहे अकाउंट बना लो, चाहे URN फिल कर लो, चाहे कैफ फिल कर लो, चाहे आप यूपीएससी का फॉर्म भर लो, जो कि आप भरने वाले हो इवेंचुअली। पर समस्या कहां आती है कि आप एंड मोमेंट के ऊपर भी अपने नॉलेज को अच्छे से कंसोलिडेट कर ले। एग्जाम के अंतर्गत मात्र कुछ ही हफ्तों का समय शेष रह गया है। इन लास्ट हफ्तों को पिछले साल भर की मेहनत को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि जो बच्चा इन लास्ट मोमेंट्स में अपने कोर सब्जेक्ट्स को, अपने करंट अफेयर्स को, अपने बेसिक नॉलेज को अच्छे से रिवाइज कर पाता है, वही एग्जाम तक पहुंचेगा। एग्जाम में ना ही मास्टर जाएगा, ना ही कॉपी किताब, ना ही PDF, तो क्या पहुंचेगा, ये कलम पहुंचेगी और ये विद्यार्थी पहुंचेगा। अगर अच्छे से रिवीजन नहीं है तो वहां फंबल होगा, अगर अच्छे से रिवीजन नहीं है तो वहां गलतियां होगी, और वो गलतियां ना हो इसके लिए PW ओनली IAS हिंदी माध्यम टीम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के तटस्थ है। और हम लेके आए आप लोगों के लिए दोस्तों सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स जो रहेगा दोस्तों 2026 के लक्ष्य के लिए रहेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। एक नॉमिनल प्राइस पे ये बैच अवेलेबल है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, एडमिशंस अभी भी ओपन है, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जैसे कि आपके इंग्लिश में जो है ऑनरेबल सुमित सर, ऑनरेबल हिमांशु सर, विकास सर, अभिषेक सर, ऑनरेबल नीरज सर, आदित्य सर, प्रतीक सर, दीपेंद्र सर, पारस सर, रितेश सर, ऋषभ सर, प्रशांत सर, है ना, द ब्रह्मास ऑफ देयर ओन फील्ड। तो ये रेस्पेक्टिव फैकल्टीज जो है आपको पूरे प्रीलिम्स के सारे रिवीजन के लिए कार्य करवाएंगे। इस उपरांत अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो यहां पे भी आपके पास में जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड फैकल्टीज आपको मिलेगी। ऑनरेबल आदर्श सर, नवीन सर, रजनीश सर, ऋषि सर, पारस सर, सलीम सर, मनीष सर, आशीर्वाद सर, ये सारे जो फैकल्टीज हैं आप लोगों के समक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के आपके अभ्यर्थी जीवन को अधिकारी जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रीलिम्स दोस्तों, क्योंकि एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, इसमें गलतियां कम करनी है, इसमें अपनी एरर्स कम करनी है, स्कोर को बढ़ाना है, तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन जरूर करना। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास में बाद के पछतावे से तो अभी की मेहनत जो है बहुत ही सस्ती पड़ने वाली। तो अभी मेहनत को चुनना, बाद के पछतावे को आपको बिल्कुल नहीं चुनना है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए ही हम लोग प्रीलिम्स की बेहतर तैयारी के लिए जो स्टैटिक के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत उड़ान बुकलेट्स भी लेके आए, हर वर्ष लेके आते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के समय। PW ओनली IAS इस वर्ष भी आपके समक्ष जो है आर्ट, कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और CSET, इन तमाम क्रिटिकल पिवोटल सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टैटिक के नॉलेज को हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए भी साथ में लेके आया हुआ है। सो गोज विदाउट मिसिंग, आप लोग चाहें तो ये उड़ान प्रीलिम्स की मैगजीन जो है इन्हें भी हमारे पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी इन मैगजीन्स को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, और यहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसको हमने कहा कि सर 4 सेपरेट मॉड्यूल के अंतर्गत यह अलग अलग पार्ट्स में बिखरी हुई है। इसको अगर मुझे समझ लेना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि सर सबसे पहले बनाना है अकाउंट। अकाउंट के बाद में जाना है आपके पास में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसी से क्या बनेगा आपके पास में, आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो हर स्टूडेंट का ये URN परमानेंट रहेगा। परमानेंट मतलब अब वह अपने लाइफ साइकिल में यूपीएससी के जितने भी फॉर्म भरेगा, यूपीएससी भरे, इस साल भरे, अगले साल भरे, CDS भरे, CAPF भरे, या कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी के बैनर के अंदर लिखना है, उसके लिए ये URN जो है स्पेसिफिक रहने वाला है। तदुपरांत आपसे पूछा जाएगा तीसरा फेज, जिसको कहा गया कॉमन जो है आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, CAF। अब ये CAF क्या है, क्या कोई एग्जाम स्पेसिफिक है, यूपीएससी के लिए अलग है, CDS के लिए या CAPF के लिए अलग होगा? नहीं, ये CAF है जो, यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो रहने वाला है, ये तीनों यानी अकाउंट फॉर्मेशन, जहां पे आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे आपका ईमेल ID रहने वाला है, और इन्हीं का वेरिफिकेशन के उपरांत आपका जो है एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप हर बार यूपीएससी की वेबसाइट लॉग इन करने वाले। तो इससे तो अकाउंट जनरेट करेंगे, फिर URN पाएंगे जहां पे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, फिर आपके पास में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पाएंगे। एक तरीके से मैं कह लूं ये आपकी पहले से ही कुंडली बनवा दे रहा है।
पहले से ही आपकी बैकग्राउंड कहाँ है, एजुकेशन कहाँ से है, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, मैरिड है या नॉन मैरिड हो, है ना? हर एक चीज बेसिक जो तुम्हारा कोई आपके पास में इससे पहले कोई अचीवमेंट्स है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम है, जो भी तुमने अभी तक जीवन में किया है, तुम्हारे, है ना, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, व्यक्तिगत जीवन से लेके व्यावसायिक जीवन तक, वो सारी चीज यहाँ पे लिखनी है। बहुत ही बेसिक चीजों के अंतर्गत विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना रहेगा। तो मैं तीनों प्रोसेस बताता हूँ। फिर सर, जैसे हर बार कोई नया एग्जाम आया, नई विज्ञप्ति आई, जैसे अब विज्ञप्ति आ चुकी है आपके पास में यूपीएससी की प्रीलिम्स की, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वापस जो है आप यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक रहेगा, है ना। चौथा पॉइंट है वो क्या है आपके पास में, एग्जाम स्पेसिफिक। हर एग्जाम के समय जो है आपके पास में यह अलग अलग लेवल का रहने वाला। तो पार्ट 4 रहेगा एग्जाम स्पेसिफिक, जैसे यूपीएससी सीएससी के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो अकाउंट, यूआरएन, सीएफ और फिर है एग्जाम स्पेसिफिक, है ना। अब कोई भी बच्चा जो है यह 3 पॉइंट कभी भी कर सकता है। ये 3 पॉइंट, कभी भी अकाउंट बनाओ यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके, कभी भी जाकर के आप जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको फिल कर दीजिए, कभी भी जाके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि बेसिक जानकारी है ना। अब आता है आपके पास में कि सर अगर मैं एग्जाम स्पेसिफिक नोटिफिकेशन भरूंगा, तो यहाँ पे जैसे अभी नोटिफिकेशन यूपीएससी का आ रखा है, तो प्रीलिम्स वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसकी प्रोसेस को पूरा करना है। अब ये प्रोसेस दिखती कैसी है, एक बार सर आप खुद एक बार बता देंगे हमको, तो मैं एरर नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हें अकाउंट फॉर्मेशन से लेकर के एग्जाम स्पेसिफिक सारी चीज एक टू वन स्टेप में समझाता हूं। जब यूपीएससी के, जब तुम होम पेज पे जाओगे, तो यूपीएससी का होम पेज कुछ ऐसा दिखने वाला है तुमको। वहां 4 स्टेप पहले से दे रखे हैं। पहला स्टेप है कि सर अकाउंट बनाओ, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करो, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जो कि हर विद्यार्थी कभी भी कर सकता है। और फिर बोला है एग्जाम स्पेसिफिक आपके पास में चौथा भाग। अभी जैसे एग्जाम है आपका सिविल सर्विस का, तो इस सिविल सेवा के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके पास में चौथा फेज रहेगा। हमारा कंसर्न ये भी है, पर इस तक पहुंचने से पहले ये 3 स्टेप करने जरूरी है। इन 3 स्टेप्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन जो लॉगिन में मदद करेगा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, फिर कॉमन एप्लीकेशन और फिर एग्जाम स्पेसिफिक। हर अलग एग्जाम के लिए चौथा भाग जो है हर बार फिल करना होगा। बाकी की नॉर्मल जानकारी आपके पास में हर बार फिल करने की जरूरत नहीं। फिर आपको हर बार आपके पास में, जैसे इस बार सीएससी का आया तो सीएससी का भर दिया, अगली बार सीएपीएफ का आएगा सीएपीएफ का भरेंगे, इसके अगली बार और भी कोई परीक्षा जो आप यूपीएससी के बैनर में लिखना चाह रहे हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लिखना चाह रहे हो, और भी कोई अन्य सेवा है, तो उसमें भी हम लोग फिल करेंगे। समझ में आई? सो जो भी एनडीए है, एनए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए चौथा फेज जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, वो अलग से फॉर्म होगा। बाकी ये तीनों फॉर्म रहेंगे, वो तीनों के तीनों पहले एक ही बार ये समस्या जो है आपके पास में यही निदान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कि सर अगर मेरे को अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना है तो कैसे करना है, क्रिएट अकाउंट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके पास में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे देगा आपके पास में कि भैया क्या तुम इन सभी चीजों के ऊपर एक्टिव हो या नहीं। तो आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर डालो और उसको वेरीफाई करो, क्योंकि उसके ऊपर क्या पहुंचेगा, एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आएगा। ये मोबाइल नंबर ऐसा रखना बच्चों कि अगले 5 साल बदलो नहीं, अगले 5 साल तक इसका कोई चेंजेस ना हो। ईमेल आईडी ऐसी चीज जो तुम भविष्य में भी इसको जो है आईडी पासवर्ड रिट्रीव कर सको। ऐसा नहीं कि मैं तो भूल गया, याद ही नहीं है। कुछ चीजें जीवन में, अब तुम यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ में चलना होगा। उसके उपरांत आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कराओ, मोबाइल वेरीफाई कराओ और पासवर्ड की तरफ आगे बढ़ो। पासवर्ड जो है कैसे बनाना है मैं वो भी बताता हूं। तो जैसे आपने, आपके पास में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में यहाँ मेल आईडी डाला, फिर ये कहेगा मेल आईडी वापस टाइप करो, कंफर्म करो मेल आईडी ताकि कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। तो उसके बाद में कैप्चा दिया गया। कैप्चा क्यों है? ताकि ये चीजें कोई रोबोट तो नहीं कर रहा, बॉट तो नहीं कर रहा, ह्यूमन ही है, इंसान ही कर रहा है, इसके लिए कैप्चा है। जैसे ये स्मॉल लेटर्स में हो सकता है या फिर कैपिटल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, साथ में है न्यूमेरिक्स। तो अल्फा न्यूमेरिक ये सीक्वेंस दे रखी है, इस अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस को वापस यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है। अब इसको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, टिक करना है आपके पास में कि हाँ भैया मैं ईमेल के लिए कंसेंट देता हूं कि आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, है ना, ऑन दिस ईमेल, ऑन दिस पोर्टल। तो यहां से गेट ओटीपी, जैसे ही ओटीपी जाएगा इस ईमेल पे जाएगा। ओटीपी जो है आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे फिल करना होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को वापस एंटर करना है, फिर वापस कैप्चा फिल करना है, फिर इसको गेट ओटीपी करना है। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करते ही क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका मोबाइल भी जो है आपके पास में वेरीफाइड हो गया। तो अब यूपीएससी के पास में दो चीज पहुंच गई, बंदे का नाम नहीं पहुंचा, भी कौन सा मोबाइल नंबर है,
कौन से ईमेल आईडी से कनेक्टेड है, ताकि वो लॉग इन कर पाए। सबसे पहले तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हुआ। इसके उपरांत आपके पास में यूपीएससी अब पूछता है क्रिएट पासवर्ड, कि सर ईमेल आईडी आ गया मेरे पास, मोबाइल नंबर आ गया, भैया तुम एक पासवर्ड बना दो। पासवर्ड में ये कह रहा है आपके पास में कि 8 लेटर होने जरूरी है, अल्फा न्यूमेरिक्स होना जरूरी है, अपर केस भी होना जरूरी है आपके पास में एटलीस्ट, हो ना, और आपके पास में लोअर केस भी होना जरूरी है। इसके अंदर 0 से 9 से कोई भी न्यूमेरिक लेटर भी होना जरूरी है, कोई स्पेसिफिक लेटर भी होना जरूरी है। जैसे तुम्हारा नाम है आपके पास में राम, मैं कह रहा हूं ये लड़का है, इसका नाम है राम, है ना, तो राम जो है आपके पास में पासवर्ड कैसे बता सकता है, मैं बताऊं इसको कि एग्जाम्पल बता रहा हूं। राम, एक कैपिटल आ गया, 2 स्मॉल आ गए, एट द रेट, है ना, अभी वर्ष कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, 2026। एग्जाम्पल बताओ, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ले लो, तुम तुम्हारा घर का एड्रेस ले लो, तुम तुम्हारे मोबाइल की लास्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो राम एट द रेट 2026, ये कितने लेटर हो गए टोटल आपके पास में, 8 लेटर हुए कि नहीं हुए। क्या चाहिए इसको, 8 लेटर चाहिए, एक कैपिटल चाहिए, एक स्मॉल चाहिए, एक यहाँ पे जो है सिंबल चाहिए, बाकी के अल्फा न्यूमेरिक्स चाहिए। तो मिल तो रहा है भैया, ये सारी चीज मिल रही है। अपना पासवर्ड अच्छे से लिख लेना कॉपी में कहीं पे, या मोबाइल में सेव कर देना, मम्मी पापा को भेज के रखना ताकि रिट्रीव कर पाओ भविष्य के अंतर्गत भी। पासवर्ड क्रिएट कर लिया तुमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि भैया इस ईमेल आईडी से, इस मोबाइल नंबर से जो है आपके पास में अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है, अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है। तो ये जो अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है, ये जब मैसेज देखोगे तो अब मतलब आप लॉगिन कर पाओगे यूपीएससी की वेबसाइट पे। अकाउंट कैसे बताना है बता दिया, लॉगिन कैसे किया जाए, जैसे ही तुमने अकाउंट बना दिया, अब जाओ वापस यूपीएससी की कोर वेबसाइट पे, जहां पे अकाउंट क्रिएशन कर रहे थे उसी के नीचे आपके पास में लिखा आ जाएगा आपके पास में लॉगिन। तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब कर रहे हो तुम लॉगिन। इस लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पे इस तरीके से 3 तरीके से आप लॉगिन कर पा रहे हैं कि सर एक तो मोबाइल नंबर डाल दो और फिर यहां पे कैप्चा डालो और ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन कर लो, या फिर ईमेल आईडी या फिर यूआरएन होगा, जो वो यूआरएन भर चुके यानी स्टेप 2 कर चुके उन लोगों के लिए, वो अपना यूआरएन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल करके वापस साइन इन कर सकते हैं। तो यहां पे ओटीपी की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा है आपके पास में ईमेल आईडी, कि सर ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाला, फिर वापस यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से साइन इन कर पाएंगे। आप लोगों को कुछ चीजें है कि या तो मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से कर लो, और अगर पासवर्ड याद है तो ईमेल आईडी या यूआरएन डाल करके पासवर्ड के माध्यम से विदाउट ओटीपी डायरेक्ट साइन इन भी कर सकते हो। पहली बात तो ये सब समझ में आ गई आप लोगों को। तो लॉगिन कैसे करना है, तो अकाउंट बना के लॉगिन करना। तो जैसे ही लॉगिन करोगे यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ये दिखेगा तुम्हें कि सर अब यहां पे तुम्हारे पास में क्रिएट अकाउंट या साइन इन नहीं आ रहा है, तुम अभी ऑलरेडी क्या हो, लॉग इन हो, एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से लॉग इन हो। देखो यहाँ पे लॉग आउट बता रहा, मतलब सिस्टम लॉग इन है। अब जो ये सिस्टम लॉग इन है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा आ रहा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ये वाला पॉइंट, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस दे रखे, इसके नीचे दे रखा है प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो हमें इस सेकंड फेज पे काम करना है। 4 फेज बताया ना इस साल फॉर्म के, तो पहला तो अकाउंट क्रिएशन बता दिया मैंने तुम्हें, अब आ चुके हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है। यू विल फर्स्ट सी द इंस्ट्रक्शंस, यू मस्ट केयरफुली रीड। तो पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको, इन आदेशों को बहुत ही अच्छे से केयरफुली आप लोगों को सुन लेना है बच्चा पार्टी। और यहां पे आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में ही आगे बढ़ना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एक बार आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपके पास में, जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लिए तो नीचे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां लिखा आएगा यस आई हैव रेड एंड देन प्रोसीड। तो प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होगा आपका। तो कंप्लीट मैंडेटरी प्रोफाइल है आपके पास में। ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या होगा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपके पास में पूरा प्रोफाइल जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर में चाहिए। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी पूछेगा, तो आपका पर्सनल आइडेंटिटी रिलेटेड चीजें कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या माताजी पिताजी की जगह कोई संरक्षक है, गार्जियंस है तो उनका नाम, जैसे हस्बैंड का नाम कई बार लिखते हैं लोग, है ना, तो इस प्रकार आप नाम लिख सकते हैं। आपके आइडेंटिटी के उपरांत आपकी इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए आधार,
है ना, या फिर फोटो आईडी का यूज करना है, तो जो आधार का इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव वैलिड फोटो आइडेंटिटी। फोटो आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट यहाँ पे किस चीज को फोटो आइडेंटिटी मान रही है, तो सर एक तो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड आ रहा है जिसको मतदाता पत्र कहते हैं, एक तो इसको मतदाता पत्र के अलावा कोई पासपोर्ट भी हो सकता है क्या, यस, पासपोर्ट भी लिया जा सकता है। और क्या है आपके पास में, कोई गवर्नमेंट यानी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई आईडी कार्ड है ना, आप सेवारत हो, आईडी कार्ड है, उसे यूज किया जा सकता है। तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, क्या बंदे का फोटो ये है, नाम, जेंडर, माता पिता का नाम, एड्रेस और रहवास ये है। तो यहां पे ये सारी चीजें क्यों मांगी इसने, फॉर अर्ली कंफर्मेशन एंड ईज्ड एक्सेस फॉर द एग्जाम सेंटर, ताकि आपके पास में एग्जाम सेंटर पे जाते ही सबसे पहले ये चीज वेरीफाई करेंगे, बंदे का आधार नंबर ये है, या फिर मतदाता नंबर ये, पासपोर्ट नंबर ये है ना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आईडी नंबर ये, ताकि वो मैच करके पता कर पाए ये बंदा वही तो है। सो वेरिफिकेशन प्रोसेस में काम आएगा। सो यू आर एडवाइज टू यूज योर आधार एज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो कोई लोग बोलेंगे सर आधार डालना जरूरी है, जरूरी नहीं है, एडवाइस दिया गया, आधार डालेंगे तो जल्दी वेरिफिकेशन कर पाएंगे क्योंकि आधार बायोमेट्रिक है। और अब बोला कि सर हर सेंटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के नाम पे फोटो, लाइव फोटो वेरिफिकेशन होगा, तो फोटोजेनिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आप जब प्रीलिम्स देने जाइएगा तो अभी जो फोटो वोटो अपलोड करेंगे, लाइव फोटो वगैरह, तो वहां पे आप लोगों से उसी डेटा से मैच करेंगे कि ये लड़का वही तो है, ये लड़की वही तो है जिसने फॉर्म फिल किया है। हाँ, कोई दूसरा, कोई बहरूप या कोई दूसरा तो आके नहीं लिख रहा है इसकी जगह पे प्रीलिम्स परीक्षा। तो ये कह रहे हैं कि आधार का डेटा आप भरोगे तो हमारे लिए वेरिफिकेशन और आसान हो जाएगा, ये एक एडवाइस दी गई है। मतलब इसके अलावा भी अन्य चीजें भरी जा सकती हैं, होना चाहिए आपके पास में फोटो आइडेंटिटी पत्र। अब मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, यानी जो तुम्हारी 10वीं की परीक्षा हुई, इसको मैट्रिक की परीक्षा कहते हैं, तो उससे रिलेटेड कि भैया तुम्हारा बोर्ड का क्या नाम था, कौन से बोर्ड से पढ़े हो, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हूं, कोई यूपी से पढ़ा है, कोई महाराष्ट्र से पढ़ा है, कोई बिहार से पढ़ा हुआ है ना, तुम्हारा उसमें रोल नंबर क्या था, कौन से वर्ष पास हुए हो, इत्यादि इत्यादि बेसिक चीजें, ताकि बाकी की डिटेल्स वो अपने आप निकाल लेगा वेरिफिकेशन के समय। सो यहाँ पे एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट्स का जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रखे हैं आपके पास में हर मॉड्यूल्स का। तो कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है पोर्टल्स के ऊपर, तो एफएक्यूज है वो भी आपके पास में। मतलब जो आदमी 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ पा रहा है ना, खुद से समझ पा रहा है, वो यूपीएससी का फॉर्म यहाँ पे, मतलब जो पहला ही पहला चैप्टर है, जो पहला ही पहला हमने कहा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, आराम से करेगा, क्योंकि क्या है, नाम ही तो डालना है, क्या पूछ रहा है, आधार डालना है, 10वीं का मार्कशीट डालना है, 10वीं के मार्कशीट का डेटा उसमें डालना है आपके पास में, ठीक है। दिखेगा कैसा, कुछ ऐसा दिखेगा ये, है ना, इसको कहते हैं आपके पास में यूएएन प्रोफाइल, है ना, यूनिवर्सल आपके पास में नंबर के लिए। तो यहाँ पे जेंडर पूछ लिया, डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, आपका पूरा नाम जो आपके आधार में और स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट में सही है वो भरना, है ना, गार्जियंस का अगर नाम है आपके पास में तो वो फुल भरना आपके पास में, है ना। आधार, हैज द आधार बीन इश्यूड, तो इसमें आंसर होगा यस और नो, है ना। अगर यस है आपके पास में तो आधार नंबर भरिए, यहाँ पे आप अपना नाम जो आधार वाला डालिए, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप वापस जेंडर डालिए, आप अपना जो है एड्रेस वगैरह स्टेट्स वगैरह है वो फिल कीजिए। तो ये मैंने ब्लर क्यों किया, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का है। अभी मेरे पास में भी हिंदी माध्यम के कई स्टूडेंट सेंटर पे आते हैं कि गुरुजी समस्या आ रही है, ये है, तो मैंने बैठ करके उस लड़के का खुद बैठ करके सारा फॉर्म करवाया था। हालांकि यूट्यूब पॉलिसी होती है तो हम ये डेटा पब्लिक नहीं करते, बट मैं बताता तुम्हें कि कोई एरर मत करना, गलती मत करना, क्योंकि गलती होती है फिर बच्चे बार बार परेशान होते हैं। तो समय ले लेना भले एक दिन एक्स्ट्रा, पर एक दिन डेडलाइन से पहले ही कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरो, और उसमें कोई गलती मत करना तुम, है ना, कोई स्पेलिंग के अंतर्गत गलती मत करना। अब और क्या चीज पूछते, देखो पर्सनल प्रोफाइल पूछा। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं तुम्हें बच्चा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल है, जहां पे आपके पास में 10वीं का मार्कशीट पूछ लिया, 10वीं के अंतर्गत जो है बोर्ड का नाम पूछ लिया, 10वीं के अंदर पास आउट ईयर कौन सा था, है ना, पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर क्या है तुम्हारे पास में, 10वीं जो है आपके पास में उसमें रोल नंबर क्या था, 10वीं क्लास के अंतर्गत या 10वीं के अलावा कोई कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, कितने परसेंट बने तुम्हारे, है ना। और 10वीं के अंतर्गत ही पूछ लिया आपके पास में कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर मैट्रिकुलेशन नहीं इसके इक्विवेलेंट कुछ क्या है तो उसके बोर्ड सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट क्या होता है, अपलोड करने का ऑप्शन देगा ये तुम्हें। अब वे इसके बाद में पेरेंट्स का प्रोफाइल, पेरेंट्स के प्रोफाइल में पेरेंट्स का नाम पूछ लेगा, माताजी का नाम, पिताजी का नाम। फिर पूछ लेगा आपके पास में सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में क्या है कि सर ओबीसी से हो, जनरल से हो, एससी से हो,
एसटी से हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट से हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपके पास ये एक ही बार भरा जाता है ना, ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूआरएन है, और ये यूआरएन एक ही बार भरा जाता है। तो तुम एक ही बार ये चीज लिख सकते हो कि सर मैं ओबीसी से हूं। तुम ओबीसी से बता करके फिर खुद को जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर एक ही बार ही डिक्लेयर कर लो। बार बार ये अगर चेंज करते रहोगे तो यूपीएससी सीधा अभी सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर तुम ईडब्ल्यूएस हो तो यही डिक्लेयर कर दो ईडब्ल्यूएस हो, अगर तुम जनरल हो तो जनरल यही डिक्लेयर करो, अगर तुम दिव्यांग हो तो यही दिव्यांग डिक्लेयर करो। सोशल कैटेगरीज जो है यहाँ प्रोफाइल दिख जाएगी। डिसेबिलिटी प्रोफाइल जो है, अगर दिव्यांग हो तो कौन सी कैटेगरी में हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या कौन सी डिसेबिलिटीज है ना। एड्रेस का आपके पास में जो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए कि मेरा सर इस एड्रेस के ऊपर जो है कोई कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो एड्रेस अच्छे से फिल करो। तुमने शिक्षा ग्रेजुएशन 10वीं के बाद में 12वीं है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, जो भी अभी तक जो लेटेस्ट एजुकेशन है वो कहाँ से हुई, उसका पूरा प्रोफाइल कि सर कहाँ से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है ना। यहाँ पे मेरा ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मेरा रोल नंबर क्या था, मेरे मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम कितने थे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारी चीजें अपलोड करनी होगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है ना, ये ठीक वैसा ही वहां रेप्लिकेट होगा। फिर अचीवमेंट, अगर जीवन में तुमने कोई अकेडमिक और स्पोर्ट्स के अंतर्गत अचीवमेंट्स है ना, कोई डिबेट करता है, कोई आपके पास में नेशनल और स्टेट लेवल पे जो है उसने अपना नाम किया है अच्छा खासा एकेडमिक्स के अंतर्गत, तो भैया लिखिए उस चीज के बारे में। किसी ने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है तो लिखिए उसके बारे में। तो चाहे अकेडमिक हो यानी पढ़ाई रिलेटेड, चाहे नॉन अकेडमिक हो यानी पढ़ाई के अलावा भी और अन्य चीज है जिसमें आपके कोई अचीवमेंट हो सकते हैं, तो वो चीज जरूर लिखिए। आपको पुरस्कृत किया गया है, आपका कोई सामाजिक स्थान के ऊपर जो है आपने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसको प्रूफ करने के लिए आपके पास में कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई आपके पास में अखबार का कोई कटआउट हो, तो वो सारी चीजें बताइए। तो इससे कहीं न कहीं आयोग को पता चलेगा कि हाँ भैया, पूत के पाँव पालने में दिख जाए। तो अचीवमेंट अगर नहीं है तो मत भरो। भैया मैंने 12वीं की, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, गाँव से हूँ, देहात से हूँ, आपके पास में सिचुएशन सीधी है भाई, अचीवमेंट नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बात खत्म। है ना? 12वीं के अंतर्गत लाया हूँ 60 नंबर, है ना? ग्रेजुएशन में लाया हूँ मैं 60-70 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर आदमी का अचीवमेंट हो ज़रूरी नहीं, जिस दिन रैंक फोड़ लोगे ना, अपने आप में ही अचीवमेंट होगा वो। ठीक है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर, ये सबसे खतरनाक चीज़ हो गई यहाँ पे। इसको थोड़ा समझ लें क्या हम लोग फोटो सिग्नेचर वाली चीज़ को, ठीक है? देखो यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएगी। 10 प्रोफाइल मैंडेटरी, आपका प्रोफाइल, पिताजी का प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट, प्रीवियस यूपीएससी प्रोफाइल के पिछली बार कितने परीक्षाएं लिखी, कौन से वर्ष लिखा, प्रीलिम्स क्रैक हुआ या नहीं, इंटरव्यू तक पहुंचे या नहीं, रोल नंबर वगैरह क्या था, और अगर यहाँ पे पहुंचे हो तो वहां पे आपका रिजल्ट भी पूछता है, कोई रैंक मिली है क्या, कोई सेवा अलॉट हुई है क्या, ये सारी वहां पे। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना कि जैसे जैसे आपके पास में ये सब भरते जाओगे ना, इसके सामने ग्रीन 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 ट्रिक आते जाएंगे। जैसे जैसे ये ग्रीन ट्रिक आ रहे हैं आपके पास में, तो इसका क्या मतलब हुआ, green trick will appear next to each profile once it is fully completed. All mandatory field on the documents are uploaded successfully. तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है, समय पे बनाया होगा तो अपलोड कर मारो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है समय पे है तो अपलोड कर मारो, है ना। जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हो, 10th के डॉक्यूमेंट्स हो, समय पे बन रहे हुए वो तो बने हुए हैं, तो अपलोड करो समय के ऊपर। तो इन सब चीजों से होगा क्या बच्चा, अब तुम्हारा इन सब चीजों से ये धीरे धीरे आपके पास में जो यूनिवर्सल आपके पास में ये CEF है, आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला है, ये कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो कैफ के अंतर्गत ये अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर कॉमन आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म है, और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ये 10 मॉड्यूल जो है कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जैसे भी आपने कहा कि सर मैं मास्टर्स किया हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैंने PhD किया है, मैंने नौकरी की है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालना जरूरी है। मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, मैं OBC से हूँ, मैं नॉन क्रीमी लेयर से हूँ, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी से हूँ, मैं EWS से हूँ, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी हो जाता है। और याद रखना उसका प्रॉपर साइज और फॉर्मेट और नॉमेनक्लेचर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी बोला गया, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बोला गया क्या, कि अगर तुम्हें जो चीजें अपलोड करनी है, 5-6 चीजें अपलोड करनी है। क्या चीज अपलोड करनी है, देखिए। सबसे पहले अगर तुम रिजर्वेशन ले रहे हो तो जाति सर्टिफिकेट लगेगा तुम्हारा।
अगर तुम दिव्यांगता से कोई जो है फायदा उठा रहे हो, उससे कुछ बेनिफिट ले रहे हो जो कि एग्जाम में दिए गए हैं तुम्हें, तो वहां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट भी रखेगा। फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट, क्या सर आदमी पीडब्ल्यूडी में है, पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग है, खुद से नहीं लिख पा रहा, तो यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कि भैया ये खुद से नहीं लिख पा रहा है तो इसको स्क्राइब चाहिए। कई बार होता है ना बच्चा खुद से नहीं लिख रहा, तो उसको एक व्यक्ति अवेल किया जाता है जो उसके कहने अनुसार उसका उत्तर लिखता है या ओएमआर फिल करता है या फिर उसका पेपर प्रोसेस करेगा। जैसे आप और हम तो स्वयं से जाके कर पा रहे हैं, तो हमारा कोई भाई और बहन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको यहाँ पे क्या स्क्राइब के लिए पहले से क्या करना होगा, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि सर ये व्यक्तिगत तौर पे शारीरिक तौर पे जो है लिमिटेशंस है इनकी, ये नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं खुद से, ठीक है ना। दूसरा, साइन करना होगा। तीसरा, चौथा है आपके पास में फोटोग्राफ भी चाहिए होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आईडी प्रूफ का भी आपके पास में फोटो चाहिए होगा। तो कुछ चीजें आपको पीडीएफ में मांगी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, किसमें है, पीडीएफ में चाहिए। ये पीडीएफ मैक्सिमम 50 केबी से मिनिमम 50 से 300 केबी के बीच में हो सकता है। पीडीएफ को कंप्रेस करना होगा। कई सॉफ्टवेयर है आपके पास में ऑनलाइन, इसके माध्यम से किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं है तो आपके पास में सीधा YouTube पे सर्च करो हाउ टू कंप्रेस अ पीडीएफ, आराम से मिल जाएगा। तो अगर सर्टिफिकेट है आपके पास में, स्कैन करवाया आपने, 5-10 MB के करीब है या 15-20 MB के करीब है, तो ऑनलाइन जाकर के उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। 550 से लेके 300 केबी के अंतर्गत होना चाहिए वो, ठीक है। अब यह आपके पास में कि सर इसका नाम ऐसे ही नहीं कि सर डॉक्यूमेंट का नाम आपने सेव कर दिया ABCD 1 2 3 4 XYZ अल्फा न्यूमेरिक, कुछ भी नहीं। उस सर्टिफिकेट के का नाम क्या होना चाहिए, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तभी वो सर्टिफिकेट अपलोड होगा वहां। अगर आपके पास में डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, स्पेलिंग सही नाम याद रखना, इसको ढंग से देख लो, है ना। अगर कोई रिकमेंडेशन है स्क्राइब के लिए तो यहां पे लिखना होगा पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडरस्कोर रिकमेंडेशन, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड लेगा ही नहीं तुमसे, बोलेगा कि इट इज द रॉन्ग नेम फॉर्मेट। क्योंकि देखो सीएफ में क्या चीज जरूरी है, नॉमेनक्लेचर भी, नामकरण भी, मतलब हर फाइल जो तुम अपलोड कर रहे हो उसकी साइज के अलावा उसका नाम भी सही होना चाहिए। जैसे कहा कि सिग्नेचर, फोटो और फोटो आईडी, 3 चीज चाहिए होगी। ये जेपीजे इमेज में जाता है, फोटोज हमेशा किस में अपलोड होते हैं, जेपीजे इमेज में अपलोड होते हैं। इनकी साइज क्या होनी चाहिए, 20 केबी से 200 केबी तक की होनी चाहिए। और 20 केबी से 200 केबी तक की है आपके पास में, फोटो है, सिग्नेचर है, तो उसका सिग्नेचर का जो नाम होगा ना, जो तुम्हारे मोबाइल में या लैपटॉप में शेव्ड है, उसका नाम तुम्हें रीनेम करना होगा सिग्नेचर। वो कोई 1122 या फिर XYZ इस प्रकार का उसका नॉमेनक्लेचर फोटो का नहीं हो सकता। तो फोटो का जो नेम होता है ना फाइल का, उसको रीनेम करके सिग्नेचर करो। फोटो वाले को करो फोटो के, ये व्यक्ति विशेष का खुद का स्टूडेंट का फोटो है। आईडी कार्ड है, जैसे तुमने आधार अपलोड किया, गवर्नमेंट कोई आईडी कार्ड या फिर मतदाता कार्ड अपलोड किया, तो लिखो ID अंडरस्कोर कार्ड। नॉमेनक्लेचर का याद रखना, मात्र 6 डॉक्यूमेंट आपको डलवाना, और ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट जो हैं प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर साइज और प्रॉपर नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। बस यहां पे मेहनत लगेगी तुम्हारी थोड़ी सी, यही तो मेहनत है, इसके अलावा और क्या मेहनत है। तुम अगर किसी साइबर कैफे वाले के पास चले जाओगे तो वो भी कर देगा तुम्हारे पास में ये कि सर ये मेरे पास में मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा साइन है, ये फोटो है, ये आईडी है, इसको तुम क्या कर दो, मेरे को इस साइज में और इस नाम से सेव करके दे दो, वो करके दे देगा, है ना। आप खुद से भी कर सकते हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो यार, थोड़ा टेक से भी बनो, है ना। हिंदी माध्यम वाले हम किसी से पीछे नहीं है भाई, मैं फिर बता देता हूँ, हिंदी माध्यम वालों, है ना, ये चीजें थोड़ा सा टेक से भी अब तुम खुद बनो। मोबाइल से भी उसको अपलोड कर सकते हो किसी वेबसाइट पे और वहां से कंप्रेस करके ले लो, रिसाइज करके ले लो, ठीक है। इतना याद कर सकते हो और नॉमेनक्लेचर उसका सही रखना। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने के बाद में आपके पास में स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर और लेजिबल होना चाहिए। इसको कंप्रेस करने की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा मत कर देना कि वो पूरा ब्लर हो जाए, फोटो ब्लर हो गया, पीडीएफ ब्लर हो गया। लेजिबल, लेजिबल मतलब पढ़ने लायक हो, उसको मैं पढ़ सकूं कि ये नाम क्या लिखा हुआ है ना, इसमें नाम में क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर जगदीश जांगिड़ लिखा हुआ है क्या, जे है आपके पास में, ब्लर नहीं हुआ सारी चीजें। तो यहां पे जैसे ही आपका CAF कंप्लीट होगा, है ना, तो यहां पे सारे प्रोफाइल्स के आगे क्या लिखा आ जाएगा, आपके पास में एक ग्रीन टिक आ जाएगा। तो अब आपको सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म जो है तीसरे चरण की तरफ आगे बढ़ना रहेगा। दोज एप्लीकेशंस विल बी ऑटो फैच डेटा फ्रॉम द CAF एंड द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे ही अब आप भविष्य के अंतर्गत कभी भी दूसरा नया फॉर्म भरने जाएंगे, 3 चीजें, अकाउंट बना लिया तुमने, URN कंप्लीट कर लिया, तीसरा आपने कंप्लीट कर लिया है आपके पास में ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है आपके पास में, CAF।
ये तीनों चरण जैसे ही आपने कंप्लीट किए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी हो चुका, तो ये हर स्टूडेंट कर सकता है, एग्जाम के पहले भी कर सकता है। अब हर बार क्या होगा, एक ही बार आपके पास में है कि सर इसमें फिर बार-बार चेंजेस नहीं होंगे। बार-बार आप गलतियाँ मत करना, एक बार भरना पर अच्छे से भरना, समय ले लो 2-3 दिन और। आज भी क्योंकि क्या-क्या चीज़ें चाहिए मैं सारी चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। इसके उपरांत अब क्या करना रहेगा ना दोस्तों कि जैसे ही कंप्लीट हो चुका है ना, जनरल गाइडलाइन का ध्यान रखना कि सर एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, है ना? आप रिव्यू कर सकते हैं ईच प्रोफाइल बिफोर द फाइनल सबमिशन क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग प्रोफाइल्स है ना, ये सारे प्रोफाइल सीएएफ के, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के, ये क्या कर लेना, रिव्यू कर लेना। इसमें कोई गलतियाँ हो तो वापस चेक कर लेना। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट जो आपके पास में रहेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, एप्लीकेशन रिजेक्शन हो सकता है कोई स्पेसिफिक फॉर्म के एग्जाम के अंतर्गत। तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जा रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट, साइज और उनका नाम सही नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया टेबल में। टेक्निकल सपोर्ट जो है आपके पास में यूपीएससी ने नाम नंबर दे रखे हैं, पर वहां पे पूरे भारत से लाखों लोग फोन और मैसेज और ईमेल कर रहे होंगे, तो हो सकता है तुम भी वेट ही करते रह जाओ। और मैं बता दूं, बहुत ही चंद कुछ हफ्ते बचे हैं आपके पास में, है ना, ये फॉर्म भरने के लिए। तो थोड़े टाइम रहते हुए खुद से ही चल लो, आपके पास में आत्मदीपो भव, हमारे अंतर्गत ये चीज कही जाती है ना, बी योर ओन लाइट, आत्मदीपो भव, है ना, खुद का रास्ता खुद प्रशस्त करो। यूपीएससी ने हेल्प डेस्क दे रखी है, परंतु इतने इंस्ट्रक्शन क्लियर दे रखे हैं, तो क्यों गलतियां कर रहे हो? फिर जैसे ही आपके पास में इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप लोग जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड करके कंप्लीट कर ले रहे हो, है ना, तो आपके पास में नेम पूछेगा, नेशनलिटी पूछेगा कि कहाँ से हो, मदर टंग क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, माइनॉरिटी से हो या नहीं हो, स्टेट कौन सा है तुम्हारा, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहा है, भारत से हो या भारत के बाहर से हो, है ना, राज्य कौन से राज्य से हो, कौन से गांव टाउन या विलेज से हो, तुम्हारा पिन कोड क्या है, ऑल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है क्या आपके पास में, है ना, तो फर्स्ट मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेटिव मॉडल मोबाइल नंबर। इसने पूछा सीधा व्हाट्सएप नंबर भी पूछा है, क्या पूछा है, तुम क्या व्हाट्सएप पे भी हो, तो व्हाट्सएप नंबर भी उसने पूछा है तुमसे, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी इसने पूछी है, और ये डालना चाहिए। एक जो तुम्हारा नंबर जो सबसे पहला जो तुम डे टू डे में यूज कर रहे हो, जैसे अभी अकाउंट बनाने के अंदर ओटीपी के लिए, दूसरा एक कोई नंबर जैसे पिताजी का ले लिया, माताजी का ले लिया, या घर का एक ऐसा नंबर आप लोग रख लो, या फिर खुद का ही एक ऐसा फोन करके रख लो जो अगले 5-10 साल जिस नंबर को तुम मेंटेन करो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नंबर हमेशा मदद करेगा, कई बार अकाउंट को रिट्रीव करने के अंदर ये मदद करता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी किसी का भी हो, है ना, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, किसी का भी, भाई दोस्त का, मतलब आप लोग यूज करते हो, या फिर खुद का भी अगर दूसरा ईमेल आईडी उसको यहाँ पे फिल करो, ताकि इसमें लॉगिन के अंतर्गत फिर तुम्हें भविष्य में कोई समस्या नहीं रहे, है ना। चलो, इसके अलावा आपके पास में नेशनलिटी, माइनॉरिटी, मदर टंग, कहाँ से रहते हो, डोमिसाइल क्या है तुम्हारा, कौन सा राज्य है, मैरिटल स्टेट, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोड हो, डाइवोर्स्ड हो, ये सारी चीजें, प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहेगा, भारत है या बाहर से हो, राज्य कौन सा रहेगा, जिला कौन सा है, टाउन सिटी विलेज कौन सा है, पोस्टल ऑफिस क्या है तुम्हारा, पिन कोड क्या है तुम्हारा, है ना, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें डालना यहाँ अवश्य भावी। मैंने कुछ चीजें ब्लर कर दी क्योंकि स्टूडेंट्स का डेटा है, लीक नहीं होना है। और यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचोगे सेकंड फेज के ऊपर, तो यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है ना यूआरएन के अंतर्गत, वो है भैया आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करो। पासपोर्ट साइज फोटो पता है मैंने, जेपीजी में अपलोड होगा, है ना, और एक पर्टिकुलर साइज दे रखी है 50 केबी तक, उसमें अपलोड होगा। और बताया आपके पास में कि सर यहाँ पे नाम भी आपको याद रखना होगा, वो फॉर्मेट मैंने बताया टेबल के अंतर्गत, याद करो ये टेबल, ये टेबल क्या सर, अगर यहाँ पे सिग्नेचर है तो नाम होगा फोटो का सिग्नेचर, फोटो है तो फोटो, आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड, तो जो फोटो अपलोड करोगे उसका नाम एक्स वाई जेड अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, उसका नाम प्रॉपर क्या होना चाहिए, फोटो, और फोटो करके फिर उसको अपलोड करना। तो यहाँ पे 20 से 200 केबी के बीच में जेपीजे फाइल के अंदर होनी चाहिए, फोटो जो है उस फाइल का नाम रखना है तुम्हें, और सिर्फ गर्दन तक लेनी है, कहां तक लेनी है, गर्दन तक लेनी है। ये इंस्ट्रक्शन तीसरा क्या कह रहा है, फर्स्ट फेस मस्ट कवर 3/4, फोटो का 75% हिस्सा जो है वो तुम्हारा चेहरा होना चाहिए, है ना, 75%, मतलब ऐसा नहीं कि कोई तुम यहाँ तक फोटोज ले रहे हो, और यहाँ पे फोटो, और फोटो मस्ट बी शोइंग द फेस लुकिंग, तो आपके पास में कैमरा को देखते हुए सिर्फ फेस को दिखाना है आपको। फिर यहाँ से फाइल को चूज कीजिए, अपलोड कीजिए फोटो को, और यहाँ पे प्रॉपर फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। फॉर्मेट और साइज का ध्यान रखना, फोटो सही है तो अपलोड होगा। कई बार आपके पास में एक्स्ट्रा कलर रहेगा तो अपलोड नहीं हो रहा, कई बार तुमने ज्यादा जूम कर दिया, तुमने टोपी पहन ली, तुमने फोटो ब्लर कर दिया, उल्टा अपलोड कर दिया, ब्लर कर दिया, गॉगल्स पहन लिए, आडा टेढ़ा देख लिया, तो ऐसे में फोटो अपलोड नहीं हो रही। फोटो अपलोड करने के लिए आपके पास में जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिए।
ठीक है ना? ये फ़ोटो जैसे कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया भैया आपके पास में? बिकॉज़ फेस कवर्स लेस देन 34%, है ना? आपके पास में ये इतना एरिया जो आपके पास में है, वो कम है। ये बोल रहे हैं इसको आपको क्या करना है, फेस को क्या करना है, लगभग जहाँ से तुम्हारे बाल खत्म हो रहे हैं ना, इसके जस्ट थोड़ा-सा ही आपके पास में ऊपर गैप रखना है और फ़ोटो को वहाँ से क्रॉप करो। और फिर आपके पास में जहाँ से आपका नेक खत्म हो रहा है, ये कंठ है, जहाँ से तुम टाई पहन रहे हो, ये टाई भी तुम्हारी प्रॉपर नहीं दिख रही है। अब ये भी फ़ोटो जो है इसने रिजेक्ट कर दिया। द जबकि ये देखो ये क्या दिख रहा है आपके पास में? एक्सेप्टेड फ़ोटो। एक्सेप्टेड फ़ोटो क्यों है आपके पास में बताओ? क्योंकि यहाँ पे फेस 3/4 कवर भी कर रहा है प्रॉपर आपके पास में और ना ही फालतू का, है ना? बिकॉज़ द फेस कवरेज इज़ लेस देन 34, तो ये आपके पास में फेस यहाँ पे क्योंकि सॉफ्टवेयर ही रिजेक्ट कर देगा इसको। इनकरेक्ट फेस अलाइनमेंट, आपको देखना कैमरे को है किधर ही देख के चल रहे हो भैया, है ना? तुम राजा बाबू नहीं हो, शादी के लिए फोटो नहीं भिजवा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी चीजों को देख करके सोच विचार करके चल लेना बच्चा, ठीक है? डूज एंड डोंट्स मैं फिर से समझा देता हूँ। साइज का याद रखना, यूज अ कलर फोटो, जेपीजे फॉर्मेट में हो, 20 से 200 केबी में हो और फाइल का नाम होना चाहिए फोटो, है ना? 75% एरिया में यानी 3/4 फोटो के अंतर्गत लगभग कंठ से गले से ऊपर, है ना? मतलब टाई पहनते हो ना, ये वाला बटन भी नहीं दिखना चाहिए। ये वाला बटन भी नहीं दिख रहा है ना? इससे ठीक ऊपर वाला, जहाँ से तुम्हारा ये कॉलर चालू हो जा रहा है, इससे ठीक ऊपर तक, बस यहाँ तक ही आपको फ़ोटो को रखना है क्रॉप, बस दैट्स इट। और फ्रंटल व्यू होना चाहिए, फेस शुड बी विजिबल, हेड इन द सेंटर, बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। आईज़ मस्ट बी ओपन एंड द एजेस ऑफ द फर्स्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। तो आपके पास में खुली आँखों से फ़ोटो देना है, कैमरे की तरफ देखते हुए देना है आपके पास में और नेचुरल होना चाहिए। कोई भी आपके पास में रेज़्ड आईब्रोज़ जैसे ऐसे यूँ खोल करके आँखें बाहर दिखा दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फ्राउनिंग नहीं हो, ग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए आपके पास में। जो नॉर्मल नेचुरल लुक है तुम्हारा, जिस ताकि कहीं वेरिफिकेशन जब हो प्रीलिम्स के समय, उस वक़्त तुम्हें बाहर ना निकाल ले जाए, फिर पता चले साल भर मेहनत की और फ़ोटो अपलोड नहीं किया, उस कारण वेरीफाई नहीं हुआ और बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठने दिया गया। तो फ़ोटो ढंग से अपलोड कर लियो, मैं बता दे रहा हूँ, सबसे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ये। फ़ोटो विद द डार्क बैकग्राउंड नहीं लेना है, फ़ोटो हमेशा लाइट बैकग्राउंड में लेना है, कोई यूनिफ़ॉर्म में नहीं लेना है और यहाँ पे जो है आपके पास में कोई डार्क ग्लासेस नहीं पहनने, कोई शैडो नहीं होना चाहिए आपके पास में आपके चेहरे के ऊपर है ना? आँखें जो हैं बालों से कवर नहीं होनी चाहिए आपके पास में, आँखों में कोई चमकाहट, ग्लेयर नहीं हो, है ना? और फ़ोटोग्राफ्स इज़ नॉट टू बी साइन्ड, फ़ोटोग्राफ के ऊपर कोई सिग्नेचर आपने नहीं करना है। इसके उपरांत आता है लाइव फ़ोटो, तो एक तो तुमने फ़ोटो पहले बनवाया और फिर उसको अपलोड किया, 75% फेस कवर करा, फिर ये लाइव फोटो लेगा। लाइव फोटो कैसे लेगा? लाइव फोटो जो है आपके पास में ये कैप्चर करेगा, या तो तुम लैपटॉप से ले रहे हो या फिर साइबर कैफे से लेके ले यार, लैपटॉप का वेबकैम होता है, साइबर कैफे में वेबकैम होता है, मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल पे जाओगे ना, तो यूआरएन के अंतर्गत आपके पास में कैप्चर मोबाइल, वापस आप मोबाइल से भी कर सकते हो इसको। मोबाइल पे जाओगे और उसको, है ना, जितना वो बताना चाह रहा है इंस्ट्रक्शन के अनुसार 3/4 तक वहां पे रख करके सही एक तरीके से सनलाइट हो या फिर लाइट की तरफ फेस करके प्रॉपर उस मोबाइल से क्लिक करो उस फोटो को, तो 3/4 तक आपके पास में चेहरा आ जाएगा। थोड़ा-सा अब याद रखना, अगर तुम मूंछ रखते हो तो मूंछ रखो। अगर तुम दाढ़ी रखते हो तो दाढ़ी रखो। अगर तुम आज मूंछ और दाढ़ी रखे हो और फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तुम्हें पता चला कि तुमने उड़ा दिया और भाग गए, मर जाओगे। कोई कैप नहीं डालनी है, कोई बुर्का नहीं पहनना है। मतलब एक बार के लिए तो तुम थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ोटो दो यार यूपीएससी के लिए, है ना? वो सारी चीज़ें मैं भी समझ रहा हूँ, कोई टोपी पहन रहा है, कोई मूंछ रख रहा है, वो सारी चीज़ें। एस्थेटिक मेंटेन करके चलो। तुम एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो भाइयों और बहनों, है ना? तो यूपीएससी जो माँग रही है, एक फ़ोटो ही तो माँग रही है कि जहाँ पे तुम्हारा क्लियर फ़ोटो, तुम्हारा क्लियर चेहरा दिखाई दे। वो अपलोड करो टाइम पे रहते हुए। फिर आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर बोला 20 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट होना चाहिए, फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है। अब बोला हाइट और विड्थ है सिग्नेचर की, वो होना चाहिए 300 से 500 जो है पिक्सेल्स के बीच में और अपलोड द 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर्स, 3 सिग्नेचर करने हैं। जैसे किसी का भी नाम है, सिग्नेचर है आपके पास में ए बी सी डी ई एफ, है ना? ये किसी का सिग्नेचर है, तो वापस लिखेगा वो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? फिर वापस लिखेगा वो एक पेपर पे ए बी सी डी ई एफ और इन तीनों को अलग-अलग क्रॉप करेगा, इन तीनों को अलग-अलग वो क्रॉप करेगा और वापस, है ना, जाकर के 350 से 550 पिक्सल्स के अंतर्गत उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये पिक्सल्स कैसे एडजस्ट होता है? जैसे एमबी एडजस्ट होती है, जैसे केबी को आप और एमबी को आप घटा बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, वैसे आप पिक्सेल्स को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे जाकर के सर्च करेंगे ना आप लोग के चेंज द पिक्सेल्स ऑफ अ फोटो, पहले तुमने फोटो खींचे, 3 फोटो आना चाहिए, तीनों में सेम सिग्नेचर दिखना चाहिए। तुम ये होशियारी मत खेल लेना, एक ही फोटो खींचता हूं, उसको अलग अलग, है ना, उसी को कॉपी कर लेता हूं और फिर उसी को अपलोड कर देता हूं, नहीं होगा। 3 की सिग्नेचर करो,
एक कागज लो, जैसे A4 शीट पेपर लिया तुमने, है ना, उस A4 शीट पेपर के ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा और इस पे तुम अपना जो है आपके पास में पहला सिग्नेचर जो है किए, फिर थोड़ा सा गैप देके दूसरा किए, फिर तीसरा सिग्नेचर किए और फिर आपके पास में फोटो लेना चालू करो। अब फोटो जब लोगे तो जैसे आपने स्क्रीन फोटो खींचा आपके पास में, तो पहले के अंतर्गत यही सिग्नेचर दिखे, दूसरे के अंतर्गत यही सिग्नेचर दिखे, तीसरे फोटो के अंतर्गत यही सिग्नेचर दिखे। इन तीनों को उठा करके मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन जाकर के 350 से 500 पिक्सल के बीच में, है ना, कि सर 500 पिक्सल तो इसकी होनी चाहिए लंबाई और इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 350 पिक्सल की। ये किसी भी आप ऑनलाइन जो कर रहा है काम उसको थोड़ा बहुत पता होगा, यूट्यूब पे भी सीख सकते हो और ऑनलाइन बहुत ही ईजी है करना। खाली आपको पता होना चाहिए कि सर कितना पिक्सल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूपीएससी ने बोला 350 से 500 पिक्सल, ताकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी होनी चाहिए उतनी हो। और फोटो को फिर अपलोड कर दो आपके पास में, चूज द फाइल और इन ट्रिपल सिग्नेचर ना, अपलोड द ट्रिपल सिग्नेचर्स, तो इन सिग्नेचर्स को अपलोड करो। याद रखना है ये तीनों सिग्नेचर आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना, और ये किस में होना चाहिए, काली इंक में होना चाहिए, व्हाइट अनटाइटल्ड पेपर पे। पेपर कैसा है आपके पास में, देखो पेपर के लिए क्या लिखा है, व्हाइट अनरूल्ड पेपर। अनरूल्ड का क्या मतलब है, जिसपे लाइन ना हो। एक तो होता है ना कागज जो एकदम पूरी की तरीके से ब्लैंक है और एक कागज होता है जिसपे लाइन होती है आपके पास में, है ना, तो वो लाइन या रूल्ड पेपर नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम ब्लैंक व्हाइट पेपर होना चाहिए। ब्लैंक व्हाइट पेपर पे काले पेन से जैसे मैंने बताया वैसे साइन करोगे आपके पास में प्रॉपर। और जो तुम्हारा ओरिजिनल साइन अब यही रखना, यही तुम्हारे आगे कलेक्टर बनते तक भी और उसके बियॉन्ड भी यही साइन काम आएगा। एक साइन फर्जी किया तुम्हें तो वहां वेरिफिकेशन फेल होगा। समझ में आई? तो थोड़ा सा अपनी कलम को, अपने सिग्नेचर को ध्यान देकर के एक दिन प्रैक्टिस करके, है ना, एक दो दिन प्रैक्टिस करके फिर ये सारे काम करना। देखो जल्दबाजी का काम बार बार करना पड़ता है और यूपीएससी के अंतर्गत बार बार फिर करेक्शंस नहीं होते। करेक्शंस के नाम पे फिर बेइज्जती होगी, पछतावा होगा, तो आराम से कर लो, शांति से कर लो, पर मैच्योरिटी से करना है काम, ठीक है। चलो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा, यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यू मे ना अप्लाई फॉर द नोटिफाइड एग्जाम। तो आपने अकाउंट बनाया, हाँ जे सर बनाया, उसके बाद में आपने क्या यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किया, बोले हाँ किया। इससे तुमको क्या मिला, तुम्हारे मोबाइल और ईमेल पे क्या आ गया, अब तुम्हारा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। जैसे तुमको भारत देश एक मतदाता नंबर से जानता है, एक आधार नंबर से जानता, तुम्हें यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर से जानती है। इसका प्रोफाइल कहां लिखा गया है कि सर उसके लिए आपने बताया ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, कैफ है, तो सर कैफ में आपने आठों के आठों प्रोफाइल भरे, लास्ट में लाइव फोटो और सिग्नेचर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया। मतलब अब यूपीएससी के पास तुम्हारा मोबाइल नंबर, ईमेल से लेकर के यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके बेसिक तुम्हारी कुंडली और बैकग्राउंड सारी इंफॉर्मेशन है। ये तीन प्रोसेस जो है वह किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। चौथा प्रोसेस जो रहेगा, चौथा मॉड्यूल जो है वह अब एग्जाम स्पेसिफिक है। जब आपके पास में कैफ बन गया, तीसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अब तुम पहुंचने वाले हो बेटा कैफ के ऊपर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो यहां पे आपके पास में इसको नोटिफाई किया जाएगा। जब जब आपके पास में विज्ञप्ति आई, जैसे सीडीएस की आई, सीएपीएफ की आई, यूपीएससी सीएससी एग्जाम की आई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की आई, तो अब आपके पास में इस यूआरएन और इस कैफ के आधार पे आप सीधा 10 मिनट के अंदर जो है फॉर्म को फिल कर जाओगे, ठीक है। तो यहां पे इफ यू विश टू मॉडिफाई एंड अपडेट एनी डिटेल्स इन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज डू केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम। तो हर एग्जाम को अप्लाई करना, जैसे अभी यूपीएससी नोटिफिकेशन आया ना, इस नोटिफिकेशन के टाइम भी अब आगे की प्रोसेस क्या है कि सर आप लोग सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल करोगे। क्या फिल करोगे, आपके पास में सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल करोगे। तो ये जो फॉर्म फिल करोगे ना, इससे पहले वापस देख लो यूआरएन में कोई चेंज है क्या, सीएफ सब ठीक तो है। अगर वो ठीक है तो सीधा आप चौथे चरण पे आओ। ये निर्णायक चरण है अब हमारे लिए प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मैं अब पहुंचता हूं वापस यूपीएससी के इस होम पेज पे। अकाउंट बन गया, यूआरएन बन गया, कैफ भर गया, अब आ रहा है एग्जामिनेशन। तो यहां पे व्यू एग्जामिनेशन नोटिस पे क्लिक करता हूं तो कौन से एग्जामिनेशन जो है अभी यूपीएससी के लाइव चल रहे हैं और मैं भर सकता हूं वो बताया जाएंगे। तो यहां पे आपके पास उस पे क्लिक करते ही इस पॉइंट पे मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, तो मेरे को क्या दिखने लगता है आपके पास में कि सर अभी हाल में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं फरवरी 2026 की, अभी हाल में यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2026 जो है आपके पास में और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है आपके पास में
वहां पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ 5 फरवरी की तारीख है ना, अभी 24 घंटे नहीं हुए नोटिफिकेशन आए हुए। 4 फरवरी को कल से नोटिफिकेशन जो है आपके पास में वो आने के उपरांत फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। अब फॉर्म फिल कब तक किया जाएगा? 20 दिन दिए गए। कितने 20 दिन दिए? 24 फरवरी लास्ट है। हमें कोशिश करना 20 फरवरी तक पूरा फॉर्म फिल कर दो। जो भी तुम्हें चाहिए डॉक्यूमेंट, जो भी तुम्हें चाहिए ऑल्टरेशन, फॉर्मेट करना, नेमिंग करना, पिक्सल घटाना, साइज घटाना बढ़ाना, वो सब कर दो और 20 तारीख तक मैक्सिमम इसको कंप्लीट करो। बाद में सर्वर की इश्यू होती है और सर्वर डाउन होता है, फिर यूपीएससी को तुम कॉल करते रह जाओगे, पहले आओ पहले पाओ। 3 प्रोसेस पहले कर दो और आगे का काम बहुत ही ईजी है। इस उपरांत फिर नोटिफिकेशन तुम डाउनलोड कर पाओगे। नोटिफिकेशन जो है दोस्तों 2 चीजों का है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का है और आपके पास में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन अवेलेबल है। फिर इस पे क्लिक करना है अप्लाई पे। कहां पे क्लिक करना है दोस्तों? अप्लाई पे क्लिक करना है। सो वंस यू विल बी क्लिकिंग ऑन द अप्लाई बटन, तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर पे आ जाएंगे। व्हेन यू विल बी क्लिकिंग द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे केयरफुली आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डेटा, जो पहले 3 मॉड्यूल यानी अकाउंट फिलिंग के अंतर्गत, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत और इसके उपरांत आपने जो CAF भरा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इन तीनों ही फॉर्म्स में आपका डेटा सेम है या नहीं। तो बिफोर लॉकिंग द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों को वेरीफाई जरूर करना है कि डेटा जो है तीनों मॉड्यूल में, अकाउंट में, यूआरएन में व CAF में बराबर है या नहीं। क्योंकि वो यूआरएन पूछेगा कि सर इस यूआरएन से आपका आगे फॉर्म भरा जा रहा है क्या? हाँ सर। तो पहले यूआरएन का डेटा चेक कर लिया हम लोगों ने। तो अब क्या है, बिफोर यूआरएन इज जनरेटेड यू कैन एडिट ऑल द 3 प्रोफाइल एनी नंबर ऑफ द टाइम। हाउएवर वंस यूआरएन इज जनरेटेड, एक बार यूआरएन जनरेट हो गया, there is one time facility for the candidate to update and modify the URN profile। आप एक बार अभी भी URN क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो यहां पे हमको नोट करना जरूरी है कि कोई भी चेंज जो है आपके पास में URN प्रोफाइल में विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। आप हर फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपना URN जो है अपडेट कर पा रहे हो। पिछली बार वाले URN के आधार पे जो फॉर्म फिल कर दिया, फिल करने के बाद में अगर आपने जो दूसरे फॉर्म के अंतर्गत दूसरी परीक्षा आई, दूसरे फॉर्म में वापस यूआरएन चेंज किया, तो पिछले वाले फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन विल अप्लाई टू द एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द कैंडिडेट हैड मेड द चेंजेस एंड सक्सेसफुली रीलॉक द यूआरएन। सो यहाँ पे इंश्योर करना है कि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और उसके बाद में ही आपके पास में है यूआरएन जनरेट किया जाए। बेसिक डेटा है ना वहां पे, तो आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है ना, सोशल प्रोफाइल क्या है, आपका माइनॉरिटी से हो या नहीं हो, है ना, यही तो सारी चीजें हैं। कौन सा डोमिसाइल है, ये चीजें तो बेसिक है ना। अब इन चीजों में भी गलतियां कर लोगे तो फिर क्या सही करोगे, क्या गलत कर पाओगे। सो वंस यू हैव वेरीफाइड ऑल द डेटा, यू कैन क्लिक एंड लॉक एंड सबमिट द बटन। तो यहाँ पे लॉक एंड सबमिट करेंगे तो यूआरएन लॉक हो जाएगा। मतलब अब ये आपका यूआरएन जो है एक तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी यूपीएससी के पास में हमेशा रहेगी। वंस अ स्टूडेंट जो यूपीएससी के हर एग्जाम लिखेगा, यूपीएससी आपसे सीधा पूछेगा यूआरएन नंबर, वो डालते आपकी सारी जानकारी आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस बटन पे लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करते ही यूआरएन जनरेट होगा और यूआरएन जब आपके पास में और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, अब यही आपके पास में यूपीएससी के समक्ष एक आइडेंटिटी रहने वाला है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में बता चुका हूं कि सर यहाँ पर्सनल, पेरेंट का, सोशल कैटेगरी कौन से आ रहे हो उसका, कोई डिसेबिलिटी का है उससे रिलेटेड सारी जानकारी देगा। एड्रेस पूछेगा, भारत से हो बाहर से हो, एजुकेशन कहाँ से हुई है तुम्हारी पूछेगा, एजुकेशन हुई है 12th डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से की है, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है आपके पास में, स्टेटस क्या है आपके पास में, कौन से स्टेट से हो, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से हो, कितने परसेंट या ग्रेड पॉइंट्स आपने हासिल किए हैं, कौन से स्ट्रीम से हो, आर्ट से, कॉमर्स से, या फिर आपके पास में किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है, इन सारी चीजों के बारे में पूछेगा। एम्प्लॉयमेंट पूछेगा कि किस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट है आपका, किस फील्ड में काम करते हो, आपकी मासिक आय क्या है, आप कहाँ काम करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, एम्प्लॉयर कौन था आपका, कोई अचीवमेंट, कोई प्राइज मिला है, कोई मेडल मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिली है आपको, कोई एनसीसी या स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया है क्या, यहाँ पे कोई पोजीशन जो है लीडरशिप आपने होल्ड की है क्या, जैसे स्कूल के अंतर्गत या कॉलेज के अंतर्गत, तो उसके बारे में बताओ सर मैंने स्कूल में रहते हुए ये अच्छे काम किए। तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के अंतर्गत अगर होल्ड किया है, उसके आप भाग रहे हो, तो यहाँ आप उस चीज के बारे में बता पाएंगे दोस्तों, ठीक है।
फिर है आपके पास में यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल कि सर किस वर्ष आपके पास में जो है कौन सा एग्जाम दिया यूपीएससी के बैनर में, किस वर्ष दिया आपके पास में, एग्जाम का नाम क्या था, कौन से वर्ष में दिया है, उसका रोल नंबर क्या था, उसका रिजल्ट भी यथाउचित पूछा जा सकता है। लास्ट में फोटो सिग्नेचर तो मैंने बताया ही कि सर फोटो लाइव फोटो होगा, एक तो फोटो तुम्हें अपलोड करना है, फिर एक लाइव फोटो जो वो खुद लेगा आपके पास में, जो कि लैपटॉप के वेबकैम से हो सकता है या फिर मोबाइल से भी लाइव फोटो लिया जा सकता है। फिर सिग्नेचर ट्रिपल सिग्नेचर वाला बता दिया मैंने, ये सारी चीजें, और तुम्हारा कैफ रेडी, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रेडी। इस उपरांत आपके पास में आएंगे चौथा फेज। जो चौथा फेज क्या है आपके पास में कि सर अब यूपीएससी की वेबसाइट से कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन को देखिएगा और उस पर अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे सिविल सर्विस प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आ चुका है, तो यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही आपके पास में क्लिकिंग द अप्लाई बटन यू विल नीड टू लॉक योर सीएफ डेटा फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो वो पूछेगा कि सर क्या मैं इस पर्टिकुलर जो आपका सीएफ डेटा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके आधार पे मैं आगे की सारी जानकारी एग्जाम फॉर्म के अंतर्गत प्रोसेस कर दूं, वहां पे जो नाम, वहां पे एड्रेस, वहां पे जो आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो फोटोग्राफ, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूं। आपको यहाँ पे ओके करना होगा। तो एक बार आपने लॉक किया, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। तो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपका सीएफ तक की प्रोसेस पूरी करो, और उसके बाद में नेक्स्ट पेज जो है कैरी फ्री वेरीफाई करो। नोटिस होगा कोई भी एरर है आपके पास में अप टू दिस पॉइंट, प्लीज अपडेट देम। कोई भी तरह की एरर दिख रही है, वापस जाओ सीएफ पे, उसको अपडेट कर दो हाथों हाथ, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अदरवाइज एक बार आपने एग्जाम डेटा को लॉक कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये खतरनाक कांड हो गया, क्योंकि यूपीएससी पहले चांस देती थी, पहले एफिडेविट मांग लेती थी या एक विंडो देती थी। जैसे पिछले साल डेफ दिया था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो पिछली बार यूपीएससी ने कहा था कि भैया मैं तुम्हें 7 दिन का विंडो देती हूँ, कुछ गलतियां हो रही तो चेंज करो। बोले अब नहीं, अब फॉर्म फिलिंग के पहले ही तुम्हें अकाउंट, यूआरएन और सीएफ पे काम करना होगा। ये 3 चीजों में कंप्लीटली कभी भी कर लो। पर एक बार नोटिफिकेशन आ गया, नोटिस पे अप्लाई किया और वहां पे जिस सीएफ को तुमने प्रोसीड कर दिया, फिर मैं उसमें बार बार बदलाव नहीं करूंगी। तो पिछले वाले एग्जाम के अंतर्गत तो फिर भी त्रुटियां सही हो सकती थी, इस बार वाले एग्जाम में त्रुटियां सही होने का नाम नहीं ले रही है भैया आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपके पास में आएगा, तो आपने जैसे ही एग्जाम फॉर्म पे अप्लाई पे क्लिक किया, तो ये पूछेगा कैंडिडेट मस्ट व्यू द सब फॉर्म द डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम द सीएफ प्रोफाइल। तो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा कि सर कैंडिडेट की आइडेंटिटी क्या है, कौन सा बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसका आधार और फोटो आइडेंटिटी क्या है। तो जो ये यूआरएन में आ गया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के 8 क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आ जाएंगे कि सर पर्सनल, पेरेंट का, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट क्या है, प्रीवियस यूपीएससी प्रोफाइल क्या है। तो ये सारी जानकारी तो हर एक का एक फैक्ट है, मतलब ये ऐसी चीज नहीं कि जो तुम्हें खुद से लिखनी हो, जो तुम्हें खुद से सोच के लिखना हो। अरे भाई ये सही, वो सारी चीजें हैं आपके पास में। तुम एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वही तो अपलोड मारना है। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट किया है या नहीं किया है, एक्सपीरियंस है या नहीं है ना, अचीवमेंट है या नहीं है, यूपीएससी पहले दिया है या नहीं है, दिया है तो कौन से वर्ष में दिया, कौन सी परीक्षा दी, पूछेगा उसके अंदर डिटेल्स तो डाल दो ना, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास होना चाहिए वो डेटा। फिर अगर तुमने पिछले 1-2 साल में दिया है परीक्षा, तो मतलब ये सारे फैक्चुअल डेटा है बच्चों के बारे में, और ये फैक्चुअल डेटा मतलब इसके अंतर्गत स्कोप ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा नाम तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा आधार नंबर भी तो एक ही होगा, बार बार उसमें फिर गलतियां कर रहे हो तो फिर खैर है फिर तुम्हारी। तो यहाँ पे फोटोग्राफ भी चेक कर लो कि जो यहाँ पे सीएफ में तुमने फोटोग्राफ है ना, कैंडिडेट का फोटो अपलोड किया है, लाइव फोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर जो ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड किए हैं। इसके बाद में व्यू कॉमन, और उसके बाद में है लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार हर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इस नोटिफिकेशन पे तुमने अप्लाई क्लिक किया ना, तो ऐसी विंडो खुलेगी तुम्हारे सामने। इस विंडो में तुम अपना यूआरएन देख लो, कोई चेंज है तो कर लो, तुम अपना सीएपीएफ देख लो, सीएफ देख लो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देख लो, फोटो देख लो, कोई चेंज है तो वो कर लो। एक बार तुमने लॉक कर दिया, एडिट का ऑप्शन दे रहा है कि व्यू देख लो, एडिट कर लो, इन चीजों को चाहो तो एक बार लॉक कर दिया, फिर यूपीएससी कहेगा मैं इसी डेटा के आधार पे जो है तुम्हें कैंडिडेचर को देखने वाली हूँ। तुम्हारा नाम की गलती हो, तुम्हारे सर्टिफिकेट की गलती हो, फिर वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। ठीक है, तो यहां पे एक बार आपने बटन लॉक कर दिया ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको है ना, इट विल बी इनेबल्ड ओनली आफ्टर यू हैव व्यूड द प्रोफाइल एंड द मॉड्यूल्स चेक्ड ऑन द कंसेंट बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में यूपीएससी कह रही है, स्ट्रांगली एडवाइस कर रही है, केयरफुली रिव्यू कर लीजिएगा और वेरीफाई करिएगा, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दी है लॉक करने से पहले, क्योंकि एक बार लॉक हो गया तो वो फाइनल कंसीडर होगा, उसको एग्जाम के लिए यूज किया जाएगा और उससे पहले आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार लॉक कर दिया, पूछेगा आर यू श्योर, पक्का ना इसी यूएन के ऊपर भर दूं, पक्का ना इसी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे भर दूं, आप फिर कहोगे यस सर मैंने डबल चेक कर दिया, सारी चीजें डबल चेक कर दी, इसको यस किया, फिर क्या होगा, आपके पास में प्रोफाइल लॉक हो चुका है। इसी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पे, इसी वेरिफिकेशन के आधार पे जो ये फोर्थ मॉड्यूल है चालू हो चुका है। तो अब आपके पास में एग्जामिनेशन स्पेसिफिक जो आपके पास में फॉर्म है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। वो बहुत ही बेसिक होता है ना। तो आपके पास में एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म जो है डायनेमिक है, जैसे सीडीएस के लिए अलग है आपके पास में, सीएपीएफ का अलग है, यूपीएससी का अलग दे रखा है आपके पास में। इस फॉर्म को भरने के बाद में सेंटर सिलेक्शन होगा, फी सबमिशन के लिए डेबिट क्रेडिट यूपीआई नेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आएगी आपके पास, उस पेज या पीडीएफ जनरेट होगा उसको सेव करके रखिएगा, और कंफर्मेशन कॉपी और पेमेंट रिसिप्ट जो है भविष्य के लिए सेव करके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो हमेशा। अब जो यहाँ पे फॉर्म आता है वो कैसा आता है कि सर यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंतर्गत जैसे पहले नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, फादर नेम मदर नेम, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो पहले भरा वही राष्ट्रीयता, मैरिटल स्टेटस एंड एवरीथिंग, वही सारी चीजें पूछ रहा है आपके पास में। भारतीय हो क्या, मैरिटल स्टेटस है क्या, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो क्या, कौन सी कम्युनिटी से हो, एससी एसटी ओबीसी, रिलैक्सेशन है तो सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, फिर तुम्हें क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी, है ना, आपके पास में ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, क्या डिग्री है आपके पास में ग्रेजुएशन से, सेलेक्ट योर डिग्री इन द ग्रेजुएशन, बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो, क्या किए हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, है ना, बीबीए हो, क्या हो, फिर तुम्हारा आवास जो है 3 लाइनों के अंतर्गत आवास आना चाहिए पूरा, और कौन से राज्य से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, पिन कोड और फोन नंबर के साथ आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास में कंटिन्यू करने के उपरांत सीधा पहुंच जाओगे भैया आप लोग समुदाय, जैसे आपने सेलेक्ट किया एससी या एसटी या ओबीसी, तो समुदाय जैसे आपने क्लिक किया, फिर पूछेगा क्रीमी लेयर से हो, ओबीसी में क्रीमी लेयर से हो तो बोले आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर अगर क्रीमी लेयर से नहीं हो तो नॉन क्रीमी लेयर से हो तो सर्टिफिकेट पूछेगा, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस अथॉरिटी ने, किस प्राधिकरण ने जारी किया है, सर्टिफिकेट की तारीख क्या है ना, और सर्टिफिकेट है ना शुल्क माफ कितना किया गया है आपके पास में, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। और फोटो के लिए जो आपके पास पहले वाली प्रोसेस थी वो वापस यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी। फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी होगा, फोटो कार्ड नंबर भी होगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड को आपको वापस एक तरीके से अपलोड करके बताना होगा कि भैया मैं वही विद्यार्थी हूँ। फिर पूछेगा तुम्हें, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्या पार्ट है, सेंटर फॉर द मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, है ना, तो आपको पूछे जाएगा आपके पास में कि सर नंबर ऑफ द अटेम्प्ट यू हैव मेड इन द सिविल सर्विस एग्जाम, कितने हैं, शून्य हैं या 1 2 3 कितने हैं। फिर पूछेगा सिविल सर्विस मेंस के लिए परीक्षा का केंद्र क्या हो, जीएस पेपर 1 से लेकर के 5 तक है ना आपके पास में भाषा का माध्यम क्या हो, पेपर नंबर ऑप्शनल पेपर के लिए जैसे 6 और 7 जो जीएस के 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जीएस के अलावा भी, तो छठे और सातवें पेपर वैकल्पिक विषय के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे चयन करना होगा, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम आप अलग रख सकते हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई इंग्लिश मीडियम का वो हिंदी में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिख सकता है, कोई हिंदी का बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकता है। तो आपके जीएस का मीडियम और ऑप्शनल का मीडियम चेंज हो सकता है, ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि क्या आप अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यानी नॉर्थ ईस्ट से तो बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। इस उपरांत आपके पास में सीएसएम के लिए केंद्र की सारी जानकारी आ गई, सेलेक्ट पेपर फॉर द जैसे आपके पास में पेपर ए होता है जो आपके कंपलसरी पेपर होता है, उसकी भाषा पूछी जाएगी आपको। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आपको पूछा गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए सेंटर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी अगर आप अपियर कर रहे हो तो आपके पास में कितने अटेम्प्ट्स आपने पहले दिए हैं। फिर कंटिन्यू आपको फॉर्म में क्लिक करना है, सेंटर्स पूछेगा, कौन से सेंटर से फिल कर रहे हो आप लोग, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तो यहाँ पे आपके पास में सेंटर क्या है, दोनों ऑप्शन क्या है, पहले कितने अटेम्प्ट दिए हैं, और इसको फिर एग्री कीजिए। यहाँ पे कैप्चा पूछेगा, कैप्चा को वापस रिफिल कर दीजिए, फिर एग्री पे क्लिक कीजिए आप लोग। और इस उपरांत आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे पंजीकरण संख्या आ चुकी है, माता पिता का नाम आ चुका है, बच्चे का नाम आ चुका है, उसकी जन्म तिथि आ चुकी है, उसका पता आ चुका है, और इस आधार पे आपके पास में पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये जब सब फॉर्म कंप्लीट है आपके पास में, है ना, तो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नोटिफिकेशन जो आपके पास में आ चुका होगा, लास्ट में है पेमेंट।
पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, आज की तारीख में तो हजार तरीके हैं। कैसे भी ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हैं इसका, क्यूआर के उस कोड बेस्ड आप अपना भुगतान कीजिए। और इसके उपरांत जो आपके पास में रिमिटेंस इन्फॉर्मेशन आती है, जो स्लिप आती है, उसको आप जरूर क्या करके रखिए, सेव करके रखिए अपने पास में, मोबाइल में, लैपटॉप में, ईमेल पे, भविष्य में कभी भी काम आ सकती है ये सारी चीजें। इस प्रकार आपके पास में जो है ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा भी मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों को। आप मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मेरे को यूपी से सुन रहे, बिहार से सुन रहे, मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, राजस्थान से सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हो, कहीं भी इस प्रोसेस में डाउट आता है ना, तो जब तक यहाँ पे एग्जामिनेशन 24 तारीख को बोल रहा है कि सर लास्ट डेट है 24 तारीख तक, 24 तक कोई डाउट आता है, इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कर लो कि सर ये मेरा डाउट है, इस डाउट को क्लियर करो। मैं उस पर शॉर्ट्स बना दूंगा या मैं उस पर वीडियो बना लूंगा अलग से डेडिकेटेड, अगले 1-2 दिन के अंतर्गत ही। ये वीडियो मिलते ही इसके ऊपर कमेंट कर लेना। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू, हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड कंटेंट में लेके आता हूं दोस्तों। मेरी तटस्थता यही रही है कि हमें जीना है हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, रिजल्ट निकालना है हिंदी माध्यम विद्यार्थियों का। तो तुम्हारे फॉर्म फिलिंग से लेके एग्जामिनेशन तक के बीच में कोई समस्या आ रही है, करंट अफेयर से लेके जीएस से लेके एनसीईआरटी से लेके पीवाईक्यूज तक, टच में रहो। वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप हमेशा मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आपके कोई डायरेक्ट क्वेरीज भी हैं, आप मेरे को रीच आउट कीजिए जे सर यूपीएससी टेलीग्राम पे, है ना। यहाँ पे ये तो ग्रुप है और ये आईडी हैंडल है, यहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी दे दो कि सर ये फॉर्म में ये दिक्कत आ रही, स्क्रीनशॉट दे दो मेरे को, फोटो भेज दो, जहां अटक रहे हो वो पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। वीडियो के अंदर भी आप कमेंट करके बता सकते हो नीचे कि सर ये समस्या आ रही है। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे फिर वापस अगले नए वीडियो के अंतर्गत। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा प्यार और स्नेह जरूर दगाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हुए। थैंक यू।